बेटा आपने क्लास 10th में ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड लिया था, उसमें से वायर को क्रॉस करा के बैटरी से कनेक्ट किया था, कनेक्टेड विद द की, और आयरन फिलिंग्स पर स्प्रिंकल कर दिया था। जैसे ही की को क्लोज किया था तो करंट फ्लो हुई थी। करंट फ्लो होने की वजह से आयरन फिलिंग्स ने जो है आपस जो है खुद को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज किया था। इससे प्रूव हुआ था कि करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, फिर हमने राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, जिसकी मदद से हमने करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो चाहे सर्कुलर वायर हो, हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सीखा। तो पहली बात, करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, हमें ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से पता चला था। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल से पता चला था। आपने प्रीवियस चैप्टर में भी शुभ मैम ने आपको पढ़ाया है। और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी अब आपने क्लास 12th में निकाल लिया यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ एंड बायो-सेवर्ट्स लॉ। अब हमें क्या करना है कि ये जो करंट कैरिंग लूप है जिसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसको स्टडी करना है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ, करंट कैरिंग लूप करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो आप देखिए बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल नाम से पता चल रहा है, अगर आप स्प्लिट करेंगे, मैग्नेटिक पहला टर्म, डाई दूसरा टर्म और पोल तीसरा टर्म, करेक्ट। डाइपोल यानी कि टू पोल्स। किसके टू पोल्स? मैग्नेट के। कौन बिहेव कर रहा है मैग्नेट के टू पोल्स की तरह? एक करंट कैरिंग लूप। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक लूप बना के दूँ और इस लूप में करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, सपोज एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी होती है ना, घड़ी की जो सुई है वो इस डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, तो जो भी इस डायरेक्शन में जाता है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और घड़ी की सुई के उल्टा अगर कोई चीज़ घूमे तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उल्टा घूम रहा है घड़ी की सुई से, तो इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हम किसकी मदद से निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल की मदद से। आपने प्रीवियस चैप्टर में अप्लाई किया हुआ है न्यूमेरिकल्स में इसको। तो जब हम अपनी फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो हमने देखा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस केस में इस डायरेक्शन में निकल रही है, अपवर्ड, ऐसे। ठीक है, ये हमने किसकी मदद से निकाला डायरेक्शन, मैं आपको बता दूं बेटा, राइट हैंड थंब रूल की मदद से। आप प्रीवियस चैप्टर में आपने बहुत अप्लाई किया है, 10th में भी अप्लाई किया है। डाउट होगी तो हम उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन आया है मैग्नेटिक फील्ड का, बेटा हम तो जानते हैं कि ये डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल होता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से अवे जाती है और साउथ के टूवर्ड्स जाती है। हमने बार मैग्नेट में पढ़ा है, इसको अगर ये बार मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से अवे जाएगी और साउथ के टूवर्ड्स जाएगी। ऐसी होती है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करेक्ट। इस तरीके से देखो, यहाँ से निकलती है और घूम के साउथ के पास आ जाती है। तो हमें इस पे ध्यान रखना है, नॉर्थ से बाहर जाती है, नॉर्थ से अवे जाती है और साउथ के पास आती है। तो देखो बेटा, ऊपर वाले फेस से दूर जा रही है, इसका मतलब ऊपर वाला फेस कौन सा पोल है? साउथ, नॉर्थ पोल। और देखो नीचे वाले पोल, नीचे वाले फेस के पास जा रही है, तो नीचे कौन सा पोल है? साउथ पोल। तो हम शॉर्ट में बना सकते हैं शॉर्ट में हम यहाँ क्या बना सकते हैं कि ये हमारा ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला कौन सा पोल है जो हमें नज़र नहीं आ रहा? साउथ पोल। ठीक है, अच्छा, अब यही अगर करंट का डायरेक्शन पलट दिया जाए, मतलब अभी जो आपने एंटी क्लॉकवाइज करंट ली थी, घड़ी के उल्टा घूमने वाली करंट ली थी, यही अगर हमारे पास क्लॉकवाइज करंट होती तो क्या होता?
आप देखिए बेटा, ये हमने अब डायरेक्शन करंट का बदल दिया, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन बदलने से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी बदल जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारी डाउनवर्ड जा रही है इस तरीके से। तो आप जानते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से अवे जाती है और साउथ के टूवर्ड्स जाती है। तो ये जो ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये नज़दीक आ रही है, ये दूर नहीं जा रही है, ठीक है, ये फेस के नज़दीक आ रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके नज़दीक आती है? साउथ पोल के। तो ऊपर वाला साउथ पोल हुआ। और नीचे से दूर जा रही है, नीचे वाले फेस से, और दूर किससे जाती है? नॉर्थ पोल के। तो ये नीचे वाला कौन सा पोल हुआ? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसको भी शॉर्टकट इसका ध्यान रख सकते हैं, कैसे वो मैं आपको भी बताऊंगी बेटा। अभी के लिए ये हमारा हुआ साउथ पोल, और नीचे वाला जो हमें नज़र नहीं आ रहा है वो हुआ हमारा नॉर्थ पोल। खैर, जो नज़र नहीं आ रहा उसकी बात नहीं करते, जो नज़र आ रहा है उसकी बात करते हैं। बेटा अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है ना, तो आप एन का सिंबल इस तरीके से बनाना सीखिए। ये हमने बनाया है एन, ठीक है। फ्री एंड्स पे लगा दीजिए एरो। और आप एस बनाते हैं, ये हमने बनाया है एक एस। इसके भी जो फ्री एंड्स हैं उस पर एरो लगा दीजिए, ठीक है। तो एरो से आपको पता चल जाएगा कौन सा पोल है। ये देखो, ये एरो करंट का डायरेक्शन बताता है, ऐसे एरो बने थे ना। और आप देखिए, तो जब इस तरीके की करंट होती है क्लॉकवाइज, तो वो पोल कौन सा होता है? साउथ पोल, ठीक है। और आप ये इसके एरो को देखिए, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, ये देखिए मैच कर रहा है ना। तो जब इस तरीके की एंटी क्लॉकवाइज करंट होती है तो कौन सा पोल होता है? नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये किस में काम आता है? कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं सीनियर क्लास में, तो आपके खैर बहुत ही काम आएगा। तो अगर आपको सपोज करिए इस तरीके से कोई लूप दिया है, ऐसा आपको कोई लूप दिया है, और ये हमने दे दिया करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और अब आपसे पूछा है कि ये जो फेस आपको दिख रहा है ये कौन सा पोल है? विच पोल इज इट? आप पोल बताइए, ये कौन सा पोल आपको दे रहा है? तो अगेन आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं। सिंबल में आपको ये बना के दिया है ना, एन का और एस का। आप देखिए करंट का डायरेक्शन किससे मैच कर रहा है? इससे तो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि देखो करंट यहाँ राइट साइड में ऊपर जा रही है, और जबकि यहाँ साउथ पोल में कहाँ आ रही है? नीचे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इससे हमारा नॉर्थ पोल से ज़रूर मैच कर रहा है, ठीक है ना। ये देखो, ये दोनों ऊपर है और लेफ्ट साइड पे दोनों का डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो ये हमारा कौन सा पोल हुआ? दिस इज़ आवर नॉर्थ पोल। तो यहाँ लिख देते हैं, ये एक नंबर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, दिस इज़ द नॉर्थ पोल। पीछे कौन सा पोल जाएगा? साउथ पोल, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारा जो करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, लूप सर्कुलर, इलिप्टिकल, इरेगुलर भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा। हो सकता है आपको लूप ऐसे दिया जाए, या आपको लूप दे दिया और करंट आपको तब भी एंटी क्लॉकवाइज बना के दी, और अब आपसे पूछा कि बताओ भाई ये कौन सा पोल है, तो हम अभी भी बोलेंगे ये नॉर्थ पोल है। तो ज़रूरी नहीं है कि वायर सर्कुलर होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर वायर भी हो सकती है। ये हमने एक रेक्टेंगुलर वायर बनाई और ये हमने करंट का डायरेक्शन दे दिया, और आपसे पूछा है कि बताओ भाई कौन सा पोल है? ये जो फेस आपको दिख रहा है ये कौन सा पोल है? तो आप देखिए करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कौन सा पोल हुआ? अगेन हमारा नॉर्थ पोल हुआ, ठीक है। तो वायर की शेप, लूप की शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो हमारा करंट कैरिंग लूप है उसका जो एक चेहरा है, एक फेस है, वो अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा फेस क्या होगा? साउथ पोल। तो करंट कैरिंग लूप का अगर एक फेस नॉर्थ पोल की तरह, दूसरा फेस साउथ पोल की तरह, और इनकी स्ट्रेंथ भी बराबर होती है, अगर दो पोल्स की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक डाइपोल है? क्योंकि आफ्टर ऑल डाइपोल का मतलब ही होता है टू पोल्स। डाई मीन्स टू, और पोल्स मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो क्योंकि करंट कैरिंग लूप के पास दो पोल्स हैं, तो हम कहते हैं करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। जिसका डायरेक्शन मैंने आपको निकालना बता दिया। डायरेक्शन तो जो है राइट हैंड थंब रूल की मदद से निकालते हैं, जो हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका शॉर्टकट ये है कि अगर करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो हमारा साउथ पोल, ठीक है, जो चेहरा में दिख रहा है। अब आती है कि देखो एक बार मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर मेरे पास ये बार मैग्नेट रखा हुआ है तो दिस इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। अगर मेरे पास करंट कैरिंग लूप है,
एक वायर लूप है जिसमें करंट फ्लो करे तो वो भी मैग्नेटिक डाइपोल है। इसी तरीके से एक और चीज़ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है और वो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आपने केमिस्ट्री में एटम चैप्टर में पढ़ा है ना कि एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं KLMN शेल्स में, ठीक है ना। तो वो भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, वो हम डिस्कस करते हैं कैसे, ठीक है। ये देखिए बेटा, आप एक न्यूक्लियस बनाइए, ये हमने बनाया न्यूक्लियस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नॉट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रखे हुए हैं। इसको मैं कैपिटल N नाम दे देती हूँ। इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिस इज़ आवर इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ रिवॉल्व कर रहा है। तो ये भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों, उसको समझते हैं। ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव क्यों करता है। बेटा जो करंट की बेसिक डेफिनेशन है दैट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक करंट, बट व्हेन चार्जेस आर इन मोशन देयर इज़ इलेक्ट्रिक करंट, करेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज ही तो है, इट इज़ अ नेगेटिव चार्ज, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है। जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करता है तो हम उसको कह सकते हैं कि ये किस में है, कि ये मोशन में है, करेक्ट। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है रिवॉल्व कर रहा है, बार बार चक्कर काटता रहता है, ठीक है, तो मोशन में है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगी। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, इट इज़ रिवॉल्विंग, मतलब चार्ज इज इन मोशन, व्हेन चार्ज इज इन मोशन इट गिव्स करंट। ये मैं मानती हूँ कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम करंट देता है, ठीक है ना, लेकिन देता तो है। और हमने देखा था कि करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग लूप के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। अभी हमने पीछे पढ़ा। तो जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करके करंट दे रहा है सर्कुलर लूप के जैसा, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल के, ठीक है। फ़र्क इतना है, ध्यान से समझिएगा, कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो करंट आपकी कैसी होगी, क्लॉकवाइज। और जब क्लॉकवाइज करंट है तो ये कौन सा पोल हुआ, साउथ, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन अगर आपका इस डायरेक्शन में रिवॉल्व करता, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज, तो करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती। और एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, फेज ऊपर वाला, नॉर्थ पोल की तरह, ठीक है। तो क्योंकि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, देयरफॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसका मतलब है चार्ज रिवॉल्व करके करंट दे रहा है, करंट कैरिंग लूप बन गया, तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है, जिसका नॉर्थ साउथ निकालना मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब बात आती है कि अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल हैं तो इनकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो वो स्ट्रेंथ कितनी है, वो स्ट्रेंथ बताइए। क्योंकि बार मैग्नेट के केस में बेटा, बार मैग्नेट वाला जब मैग्नेटिक डाइपोल आपने पढ़ा था, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ QM, इसकी स्ट्रेंथ QM, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था QM × 2L। तो अब ये करंट कैरिंग, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और ये करंट कैरिंग लूप भी तो हमारे मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है ना। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय N
आई ए, ठीक है। जहाँ पे जो हमारा n है ये होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। I होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, और A होता है हमारा एरिया ऑफ द लूप। यानी कि ये जो एरिया है ये हमारा हो गया A, ये जो करंट फ्लो कर रही है ये हो गया हमारा I। और ज़रूरी नहीं है कि सिंगल टर्न की कॉइल हो, जैसे एक तार लेते हैं उसको गोल 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 घुमाते रहो, ठीक है। देखो एक, इसको मैं बना के बताती हूँ, ये 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते करते बहुत सारे टर्न्स होते हैं। तो जितने भी टर्न्स हैं कॉइल में वो हो गया किसकी जगह, वो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे बेटा n की जगह। तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ करंट कैरिंग लूप NIA, ठीक है। तो अगर हमारे पास बार मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट QN और 2L के मल्टीप्लिकेशन से आता है। और अगर हमारे पास करंट कैरिंग लूप है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया ऑफ द लूप से, ठीक है। तो अब ये देखिए बेटा, ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे या फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। दो फॉर्मूले हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने के, तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रीज़न बीइंग अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन गिव्स इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम इसकी मदद से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, जो अब अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर से हम वही फिगर बनाते हैं बेटा। एक हमने न्यूक्लियस बनाया है, और इसके आसपास हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, जिसे हम सिंबल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टेंजेंट से एट दैट पॉइंट, और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। इस ऑर्बिट की हम रेडियस ले लेते हैं r, ठीक है। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r हमने ले लिया, ठीक। तो अब हमें इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m निकालना है, किसकी मदद से, यूजिंग फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू NIA। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बहुत कम होता है, तो उसको हम m से नहीं डिनोट करते, उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये जो m है ना, इसको हम डिनोट करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन के केस के लिए म्यू से, मतलब वही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चलिए म्यू इज इक्वल्स टू, बेटा n नंबर ऑफ टर्न्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर के लिए, सिर्फ एक राउंड के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं, इसलिए जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये कितना हो जाएगा, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इलेक्ट्रॉन के केस के लिए कितना आएगा, I इंटू ए। तो इसको नोट कर देते हैं, I इंटू ए, ठीक है। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, I इज इक्वल्स टू Q/T, करेक्ट। तो Q हमारा क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम डिनोट करते हैं E से, और अगर एक चक्कर के लिए निकाल रहे हैं, 1 राउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, तो जो टाइम है वो कहलाएगा हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है ना, टाइम टेकन फॉर 1 रेवोल्यूशन,
ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के एक सिंगल चक्कर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 1 राउंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो गए। और जो हमारा टाइम है ये किसके बराबर होगा, टाइम पीरियड टी के। ठीक है, तो हम आई की वैल्यू डाल देते हैं। आई की वैल्यू हो गई चार्ज ई अपॉन टाइम कैपिटल टी। एरिया देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो ये सर्कल का एरिया कितना होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक चक्कर, ये सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको इसकी रेडियस दे रखी है आर। ठीक है, तो हम एरिया की जगह डाल देते हैं पाई आर स्क्वायर। बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो सेम है, कांस्टेंट है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो बेटा स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, v। और एक चक्कर में ये देखो बेटा, जब एक चक्कर इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूम के वापस यहीं आ गया तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो डिस्टेंस की जगह हम डाल देंगे 2 पाई आर। और टाइम, तो टाइम पीरियड कैपिटल टी के बराबर है। तो अब आप देखिए, आप इससे टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं, करेक्ट। ये टी ऊपर चला जाएगा और वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास टी की वैल्यू देखिएगा कितनी आएगी। हम ई इंटू पाई आर स्क्वायर तो लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, टी। टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। ये हमने टाइम पीरियड की वैल्यू लिख दी। पाई से पाई कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, हमारे पास ये क्या बचा बेटा नीचे डिनोमिनेटर में, देखो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 अपॉन 5/3 अगर मैं लिखूँगी, 3 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा कितना, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। ये आपने मैथ्स में किया है। इसी तरीके से ये भी जो v है जो हमारा, ये भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आएगा EVR डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का पहला फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, इसके रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, अलग टर्म्स के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा कोई भी चीज़ अगर गोल घूमती है, रोटेशनल मोशन करती है, तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, हमने क्लास 11th रोटेशन चैप्टर में पढ़ा था। दैट एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज़ डिनोटेड बाय L एंड इट इज़ गिवन बाय mvr। ये हमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो और आपने बोर का केमिस्ट्री में क्वांटाइजेशन कंडीशन भी पढ़ा है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई के, करेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम का क्लास 11 से ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, और केमिस्ट्री में आपने क्वांटाइजेशन कंडीशन से ये फॉर्मूला पढ़ा। तो हम mvr को nh/2 पाई के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एंगुलर मोमेंटम l के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। इससे हमने vr की वैल्यू निकाली nh/2 पाई m। ये जो बेटा आपने vr की वैल्यू निकाली है, आप इस vr की वैल्यू को, जो आपने vr की वैल्यू निकाली है, आप इस वैल्यू को यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारे पास म्यू का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज़ म्यू इज इक्वल्स टू, देखो बेटा E/2 तो बच गया, vr की जगह हम क्या डाल रहे हैं, nh/2 पाई m। तो यहाँ पे हमने डाला nh/2 पाई m। ठीक है, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू बन जाएगी NEH/4 पाई m। ये हमारा अगला फॉर्मूला है म्यू के लिए। ठीक है, ये 4 कैसे आया, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर आपको कितना दे दिया, 4। ठीक है, अच्छा ये जो n है हमारा, ये होता है बेटा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है।
आपने जो है 9th-10th क्लास में जब एटम चैप्टर पढ़ा था तो आपने KLMN शेल्स पढ़े थे, फिर आपने SPDF पढ़े सीनियर क्लासेस में, ठीक है ना। तो ये जो हमारा n है ये हमारा क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अगर ग्राउंड स्टेट में है तो n1 ले लेंगे, अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है तो n2 ले लेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है तो हम n की वैल्यू 3 ले लेंगे। इस तरीके से ये चलता है, ठीक है ना। तो n तो हमारे इंटीजर हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने जो है अभी तक क्या निकाला है, ये हमने वैल्यू निकाली है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। चलिए इसको एक और तरीका है, फिर से मैं बताती हूँ आपको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। कैसे, अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन अगर हमारा के शेल में, KLMN शेल होती है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ इलेक्ट्रॉन के शेल में यानी कि ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा है, बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, लेकिन हम कौन सी ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बेटा आप जानते हैं n की वैल्यू कितनी होती है 1। सो वी हैव फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है वो 1 हो गया, तो म्यू की वैल्यू आपके पास आएगी यूजिंग दिस फॉर्मूला, n1 डाल देंगे, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी EH/4πm, लेकिन ये सारे तो कांस्टेंट हैं। E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, H की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10⁻34, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 4, पाई की वैल्यू 3.14, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इसलिए m इलेक्ट्रॉन का मास है। तो ये सारी वैल्यूज़ तो बेटा आपकी कांस्टेंट है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप देखेंगे आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा ये क्या है। देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, कन्फ्यूजन हो गई होगी। वापस आते हैं बेटा, हमने पढ़ा कि एक बार मैग्नेटिक डाइपोल होता है, फिर हमने पढ़ा कि एक करंट कैरिंग लूप भी जो है मैग्नेटिक डाइपोल होता है, क्योंकि उसका एक फेज़ नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो बात आए कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब करंट देगा, और ये करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हमने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो हमने निकाला है ये क्या है, ये भी तो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। म्यू मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का है तो पिछले म्यू में और इस म्यू में क्या फ़र्क है, फ़र्क ये है कि ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है बट इन फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट ऑर्बिट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसको हमने नाम दिया है बोर्स मैग्नेट्रॉन। दिस इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन द टर्म बोर्स मैग्नेट्रॉन, गिव इट्स वैल्यू, तो हम लिखेंगे बोर मैग्नेट्रॉन होता है, द बोर्स मैग्नेट्रॉन इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट and its value is given by 9.27 into 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अच्छा, अब बात आती है एक और टर्म हमें स्टडी करना होता है, हमसे कई बार पूछ लेते हैं, दैट इज गायरो मैग्नेटिक
रेशियो। बेटा ये कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, इट इज़ जस्ट द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पीछे निकाला है EVR डिवाइडेड बाई 2, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है MVR। देखिए VR से VR कट जाएगा और आपके पास बचेगा E/2m। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इट विल बी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 2 इंटू मास, यानी कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31 तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो ये रेशियो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का, ये भी सॉल्व होके कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर kg। तो ये जो आपका रेशियो है ना, इस रेशियो को हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दैट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलम पर kg। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है ये म्यू की वैल्यू और ये एल की वैल्यू कहाँ से आई है, तो ये पीछे आपको दिया L इज इक्वल्स टू MVR एंड दिस म्यू इज़ EVR/2, तो इसी को यूज़ किया है। ठीक है, चलिए बेटा अब जो मैं आपको बता रही हूँ आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ना अपनी जगह पे रिवॉल्व करने के साथ साथ स्पिन भी करता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि वो स्पिन अपनी जगह पे जो है स्पिन करता रहेगा। जैसे अर्थ सन के अबाउट तो रिवॉल्व करती है, प्लस अपनी एक्सिस के अबाउट भी तो रोटेट करती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अबाउट तो चक्कर काटता है, न्यूक्लियस के आसपास तो चक्कर काटेगा ही, लेकिन अपनी भी जगह पे गोल गोल घूमते घूमते चक्कर काटता है। इस तरीके से स्पिन भी करता है, स्पिन करते करते जो है रिवॉल्व करेगा। ठीक है ना, तो रिवॉल्यूशन की वजह से तो आपने ये मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया, स्पिन की वजह से भी उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, बट आपको वो सब पढ़ना नहीं है।